बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। देखिए, अब हमारा जो बोर्ड है वो पास आते जा रहा है। तो अब आप लोग अगर ये सोच के अभी से बैठे हैं कि अभी बहुत टाइम है, तो इस सोच को आप लोग अपने मन से निकाल दीजिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए, यदि अगर आपको बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसे मतलब जो ये सोचता होगा कि हमारा बोर्ड में मतलब कम नंबर आए। और हमारी फैमिली भी हमसे यही उम्मीद करती है कि हमारा जो बच्चा है वो अच्छा नंबर लाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सके। तो हम पढ़ रहे थे पढ़ रहे थे हम प्रकाश। तो प्रकाश में हमने परावर्तन पूरा पढ़ लिया, कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है गोली दर्पण से, वो भी पढ़ लिया हमने देखा था कि मतलब यहाँ से जो प्रतिबिंब बन रहा था तो आर और एफ, पहले हमने बताया था कि जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से बीच की दूरी होती है उसे हम आर कहते हैं, और जो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है हम उसे एफ कहते हैं। वैसे तो हम जनरली कह देते हैं कि मान लीजिए कि वो जो हमारा गोले दर्पण है वो किसी गोले का काटा गया भाग है, तो उसकी जो गोले की त्रिज्या होगी हमारी वक्रता केंद्र है और उस त्रिज्या का आधा हमारा फोकस होगा। लेकिन इसको हमें गोले दर्पण द्वारा सिद्ध करना है। तो आइए हम सिद्ध करते हैं कि आखिर जो एफ इज इक्वल टू 2r या आर बराबर a/2 होता है कि नहीं। तो हम एक गोले दर्पण लेते हैं। ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। एक बात यहाँ पे और देख लीजिए कि हम कैसे धनात्मक और ऋणात्मक दूरी कैसे लेते हैं। अगर देखिए यहाँ से आप प्रकाश की दिशा में दूरी को मापेंगे। सबसे पहला तो ये होता है कि कोई भी अगर आपको माप लेनी है यहाँ से तो आप ध्रुव से ही मापेंगे। तो अगर आप प्रकाश की दिशा में अगर दूरी को मापते हैं, मान लीजिए अगर प्रतिबिंब कहीं इधर बनता है तो वो हमारी धनात्मक होगी, और यहाँ से अगर आप ऊपर की ओर कोई दूरी लेंगे तो वो धनात्मक होगी, नीचे की ओर लेंगे तो वो ऋणात्मक होगी, और इधर जब आप प्रकाश के विपरीत दिशा में नापेंगे तो हमारी जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। ये होता है हमारा चिन्ह परिपाटी का नियम। यहाँ से इसी तरह से आपको लेना होता है। ध्रुव से ही सारी दूरी आपको मापनी है, तो अगर ध्रुव से इधर मापेंगे तो वो हमेशा माइनस में आएगा। ध्रुव से इधर दूरी लेंगे तो इधर प्रकाश की दिशा में आप जा रहे हैं तो जो भी दूरी हमारी होगी वो धनात्मक होगी। तो ऐसे ही माप ली जाती है पूरे हमारे धनात्मक और ऋणात्मक। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे एफ और आर में संबंध क्या होता है। तो यहाँ से आप समझ में आ गया होगा, ये चिन्ह परिपाटी का नियम, उसमें भी देखते हैं कि ऊपर धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है, और हम इधर प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं, यहाँ पे यही ध्यान रखना है। तो हम दूरी धनात्मक लेंगे और प्रकाश की विपरीत दिशा में लेंगे तो हम दूरी ऋणात्मक लेंगे। ये हमारा होता है चिन्ह परिपाटी का नियम, और हम जो भी दूरी मापते हैं वो ध्रुव से ही मापते हैं। तो ये कि आर और एफ में संबंध क्या होता है। तो हम सबसे पहले एक गोलीय दर्पण लेते हैं और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। अब मान लीजिए कोई वस्तु हमने अनंत पे रखी है, तो जब भी अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो जिस स्थान से जाती हैं वो हमारा फोकस होता है। तो ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। अब इस वक्रता केंद्र से हम एक यहाँ पे अभिलंब खींच लेते हैं। अब जब भी अभिलंब यहाँ से खींचा गया है तो यहाँ से अब प्रकाश परावर्तन का नियम हम लागू करेंगे कि यहाँ से जो ये कोण हमारा है दोनों आई और आर के बराबर होगा। तो यहाँ से मान लीजिए इसको हम बी मान लेते हैं, ये हमारा सी हो गया, एफ हो गया और ये हमारा ध्रुव हो गया। अब इसी से हम सिद्ध करेंगे कि हमारा जो आर है वो एफ के इसमें संबंध क्या होता है। हमें पता है कि ये दूरी हम आर मानते हैं और ये दूरी हमारी स्मॉल एफ है। अब इसी में हमें संबंध निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको ए मान लेते हैं कोई बिंदु। तो हम सबसे पहले लेंगे कि कोण ए बी सी,
बराबर होगा कोण सी बी, यहाँ से ये कोण बराबर होगा एफ के। यहाँ से ये परावर्तन के नियम के अनुसार हो गया, परावर्तन के नियम से। मान लीजिए हमने थीटा ही मान लिया, तो ये दोनों क्या कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। परावर्तन के नियम के अनुसार हमारा सी बी क्या है, दोनों बराबर है। यहाँ से अब हम दूसरा जो कोण लेते हैं, हम ले लेंगे कि जो हमारा एकांतर अंतःकोण। आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो बी कोण बराबर होगा हमारे सी के, तो यानी कोण ए बी सी बराबर होगा कोण बी सी एफ के, एकांतर अंतःकोण से। यहाँ से एकांतर अंतःकोण, ये मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एकांतर अंतःकोण जब भी जेड जैसी संरचना बनती है तो ये कोण बराबर होगा हमारे इस कोण के। ये जो हमारा कोण है यहाँ से दिख रहा है, ये जेड जैसी संरचना बनी है, तो ये कोण बराबर हो गया हमारा किसके, सी के। तो यहाँ से दो हमारे हो गए कि ये दो नियम हो गए। मान लीजिए इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम लेते हैं अब हम इसमें तुलना करेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से मान लीजिए ए बी सी बराबर है कोण सी बी एफ के, और फिर यही कोण ए बी सी बराबर हमारे बी सी एफ के, तो हम कह सकते हैं कि हमारा कोण सी बी एफ बराबर होगा बी सी एफ के। तो यहाँ से हम लेंगे कोण सी बी एफ बराबर होगा हमारे कोण बी सी एफ के। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। अब जब भी मान लीजिए कोण बराबर हो जाते हैं दो कोण, तो हमारी भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम ले लेंगे कि जो हमारा सी, यहाँ से इस दूरी को अगर हम यहाँ से मिला दे लाइन को, तो ये हो गया हमारा बी। तो हम यहाँ कहेंगे सी एफ बराबर है एफ बी के। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहाँ से हम मान लेंगे कि जो हमारा P है वो B के बहुत निकट है। बिंदु P, बिंदु B ध्रुव के निकट है। इससे हमारा जो B होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बिंदु P के। अब यहाँ से जब हमारा ये हो गया बराबर, तो हम यहाँ से लिख देंगे कि हमारा सी एफ होगा वो बराबर होगा एफ पी के। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब यहाँ से हम समीकरण 4 व समीकरण 5 से अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सी एफ मतलब सी पी बराबर, यहाँ से हम लिखते हैं सी एफ प्लस एफ बी के। ये हो गया हमारा यहाँ से जो हमारा सी पी है, यहाँ से जो हमारा सी पी है वो सी एफ, क्योंकि ये पूरी दूरी हमारी अगर हम इसको दो भागे में तोड़े तो सी एफ और क्या लिख सकते हैं, पी एफ पी लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखा है कि जो हमारा सी एफ है वो बराबर है एफ पी के, और जो हमारा सी एफ है यहाँ से बहुत निकट है, तो सॉरी यहाँ से हम मान लेंगे कि जो हमारा एफ पी है वो बराबर है एफ बी के। अब हम इसी समीकरण 4 और समीकरण 5 की तुलना कर देंगे, और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो पूरी दूरी सी पी है तो ये सी एफ और एफ पी के बराबर होगी। तो सेम हमने वही किया यहाँ पे, बस इस पूरी दूरी को दो भागों में तोड़ दिया है। अब मान लीजिए अगर हम सी पी बराबर यहाँ से निकालते हैं तो हमारा सी एफ, तो यहाँ से यही रह जाएगा सी एफ। अब जो हमारा एफ बी है, हमने अभी माना है कि एफ पी बराबर है एफ बी के, और एफ बी हमारा बराबर है किसके, सी एफ के। तो यहाँ भी हम लिख लेंगे सी एफ।
क्योंकि समीकरण 4 से जो हमारा CF है वो किसके बराबर हो गया, CB के, क्योंकि हमने यहाँ पे मान लिया कि जो हमारा ध्रुव है, ये जो हमने बिंदु B लिया वो ध्रुव के बहुत निकट है यानी बराबर है। तो यहाँ से ये आ गया हमारा, और CP की दूरी हमने कितनी ली है, R। अब यहाँ से ये R इज इक्वल टू 2CF हो जाएगा, और C ये हो गया हमारा कोड यहाँ से कि हमारा जो CF है वो हमारा बराबर होगा CB के। अब यहाँ से हमने मान लिया इस दोनों कोड के बराबर से कि ये जो हमारे यहाँ से कोड बराबर हुए तो ये भी हमारे बराबर हो गए, ये दोनों, ये बुझाएं और ये बुझाएं। अब यहाँ से हम मानेंगे कि जो हमारा ध्रुव P, जो हमने यहाँ बिंदु लिया है B, जहाँ से परावर्तन हुआ है वो ध्रुव के बहुत निकट है, यानी P बराबर हो जाएगा हमारा B बराबर हो जाएगा किसके, P के। अब यहाँ से जब हमारा B P के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि F P बराबर होगा B F के, यहाँ से, या F B के, इस नियम के अनुसार, क्योंकि P बराबर किसके हो गया है, B के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा PF बराबर होगा किसके, PB के। अब ये हो गया। अब देखिए ये पूरी दूरी CP को हम कितने भागों में लिख सकते हैं, CF और CP के, FP के। यहाँ से अगर हम पूरी दूरी ले लें CP, तो CP को अगर हम दो भागों में तोड़ें तो CF एंड PF में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो वही हम काम यहाँ करेंगे। CP पहले लिख लीजिए, समीकरण 4 व 5 से CP इज इक्वल टू, ये पूरी दूरी हमारी हो जाएगी CF प्लस FP। अब यहाँ से इन दोनों से हम मान रख लेंगे कि जो हमारा CP है, CF है हमारा किसके बराबर, BFB के, और जो हमारा FB है वो किसके बराबर है, FP के। तो अगर हम यहाँ पे FP ले लें तो अभी हमने यहाँ पे बराबर किया है, तो FB बराबर हो जाएगा FB के। ये हमारा समीकरण 4 से। और यहाँ से हमें पता है कि जो CP है हमारी दूरी कितनी है, R, और ये F हमारा जो F है ये हमारा स्मॉल f है, क्योंकि FP या FB हमने क्या माना है, F बराबर करने की वजह से जब हमने बिंदु B को P पे ही मान लिया है, तो हमारा F और P के बीच की दूरी F है। तो वही जो हमने FB मान लिया है P को मान के, तो उनकी दूरी FF है। तो यहाँ से अब हमारा समीकरण यह गया R इज इक्वल टू F प्लस F। अगर हम यहाँ से करें तो ये कितना हो जाएगा, 2F। तो ये आ गया ना संबंध, R बराबर 2F हम लिख सकते हैं, या हम यहाँ से F इज इक्वल टू R/2 लिखते हैं। तो ये आ गया हमारा संबंध पूरा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड कि जो हमारा R होता है वो 2F के बराबर होता है, जो F होता है वो R/2 के बराबर होता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए हमने कि इस पूरे में क्या किया। हमने एक गोली दर्पण लिया, यहाँ से कोई वस्तु रखी थी अनंत पे, तो वो समांतर आई, और जब वो समांतर आती हैं किरणें तो किससे होकर जाती हैं, फोकस से। तो ये था हमारा एक नियम। फिर हमने एक अभिलंब खींच दिया, अभिलंब खींचने की वजह से आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर हो गई। अब यहाँ से हमने कोण ABC को कर दिया बराबर CBF के, ये हमारा परावर्तन के नियम से हो गया। अब फिर हम दूसरा लेंगे, दो कोण हमें बराबर करना होता है अगर फिर भुजा अगर बराबर करनी है तो। फिर दूसरे के लिए हमने ले लिया कि जो हमारा CBF बराबर हो जाएगा हमारे BCF के, क्योंकि यहाँ से Z जैसे संरचना बननी है तो ये कोण बराबर होगा हमारे इसके एकांतर अंतर कोण द्वारा। अब ये दोनों बराबर हो गए तो हम समीकरण 1 और 2 से तुलना कर देंगे, तो CBF हमारा यानी ये बराबर हो जाएगा इसके। तो जब हमारा ये कोण बराबर हो गए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारी ये जो भुजा है CF बराबर किसके हो जाएगा, FP के। यहाँ से समीकरण नंबर 4 बन गया। अब हमने माना है यहाँ से कि जो हमारा ये बिंदु P है, ध्रुव जो हमारा है वो B, जो हमने बिंदु P लिया है उसके बहुत निकट है, तो हम मान लेंगे कि B बराबर हो जाएगा P के। तो यहाँ से B बराबर P के, तो हम लिख सकते हैं कि FP बराबर FP किसके बराबर हो जाएगा, FB के। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 5।
अब हम यहाँ से समीकरण 4 और 5 से मान रख देंगे, क्योंकि अगर हम ये दूरी पूरी लें CF, आप इस पूरे दूरी को कितने भागों में तोड़ सकते हैं यहाँ से, CF और FP में, तो वही हमने यहाँ पे तोड़ दिया है। और हमारा F और P के बीच की दूरी को हमने स्मॉल f माना है, और CP की जो पूरी दूरी है वो कैपिटल R है, यानी वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ से ये हो गया R बराबर FF, अब यहाँ से नेट कर दिया तो 2F हो गया, और F इज इक्वल R/2। तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि हमारा जो रिलेशन होता है वो F बराबर R/2 होता है। अब इसी का आगे हम यूज करेंगे। तो ये भी कभी दे देता है एग्जाम में या बोर्ड में कि सिद्ध कीजिए कि हमारा जो F और R में क्या संबंध होता है। और अगर आप लोगों को ये आ जाता है तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेंगे तो वहाँ भी ये काम आता है। तो देखिए, आप पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई केवल बोर्ड तक ही सीमित नहीं है। आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ आगे और भी करेंगे ना। कोई बोर्ड, आप ये मत सोच के पढ़िए कि हम बोर्ड लेंगे फिर बोर्ड दे लिए फ्री हो गया, इसके बाद हमारे पास कोई नहीं बोझ है। कंपटीटिव इस समय बहुत बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन मतलब हाई लेवल पे जा रहा है। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई अच्छे से करें और अपना कोई गोल सेट करें और उस गोल के हिसाब से अपनी पढ़ाई चालू रखें। तो ये था हमारा R और F में संबंध। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वहाँ से गोली दर्पण से फार्मूला निकालेंगे कि गोली दर्पण के लिए उत्तल और उत्तल के लिए फार्मूला क्या होता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।